गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। तो आज हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अभी महाराष्ट्र का 15 जून को सेट एग्जाम हुआ था, तो वो पेपर किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है और हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, जहां मैं मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्या होंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और बाकी आपको महाराष्ट्र सेट एग्जाम का जब भी गवर्नमेंट जो भी वहां से आंसर की रिलीज होगी वही आपको करेक्ट माननी है। चैलेंज वगैरह करना चाहो तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर करेक्ट होंगे। एंड एक बहुत अच्छी बात है इस पेपर की, मैंने जो नोट किया, मैंने ये पूरा पेपर सोल्व किया और जहां से मैंने देखा कि इसमें से 100 क्वेश्चन में से लगभग 90 to 95 क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए हुए हैं। बिल्कुल मैं एग्जैक्ट आपको बताने वाली हूँ कि इस टॉपिक में हमने यहाँ पर ये बात डिस्कस की है। ये सारी चीजें, कुछ चीजें हैं जो हमारे नोट्स में से नहीं है, जो 4 या 5 क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये नोट्स में से नहीं है। एंड आप देखोगे 90 to 95 क्वेश्चन। आई वाज रियली शॉक्ड व्हेन आई, मतलब मैंने देखा कि 90 से 95 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए हैं। मतलब आप सोच सकते हो इतने टू द पॉइंट क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं और नोट से बिल्कुल, बहुत सारे तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है नोट से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है या थोड़े से डीप पूछे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो भी नोट्स में डिस्कस किए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर, जो भी महाराष्ट्र से बच्चे ये वीडियो देखेंगे, आपका पेपर अच्छा हुआ है। एंड अभी हमारा 25 जून को शाम की शिफ्ट के अंदर यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट का एग्जाम है, 3 से 6 वाली जो शिफ्ट है। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अभी भी किसी बच्चे को नोट्स परचेज करने हैं यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट के लिए, या पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, आप हमें मेल जरूर करिए। सबकी फीस आपको पिन कमेंट पे मेंशन मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट करिए। ठीक है, तो चलो भाई, पूरा 100 के 100 क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, उनके आंसर मुझे आपको बताने हैं। तो साथ में बहुत टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटे का तो ये लेक्चर जाने वाला है आराम से। तो अपना आराम से ईयरफोन लगा कर बैठ जाओ और अपना ये देखो। और जो भी बच्चों ने महाराष्ट्र सेट का एग्जाम नहीं दिया उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, जो सेट के क्वेश्चंस होते हैं वो नेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो प्लीज ये क्वेश्चन सबके लिए है, सब इनको लगाना और आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कितने आपको यूजीसी नेट के लिए आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डज नॉट सब्सक्राइब। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, तो हु डज नॉट सब्सक्राइब, एक सेकेंड। सो हु डज नॉट सब्सक्राइब दिस व्यू, क्या व्यू, द इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ प्रॉपर लॉ। तो ये हमने डिस्कस किया था कि किसने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनालिटिकल स्कूल है उसके जो जूरिस्ट है उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ है। ठीक है, और नेचुरल लॉ, सॉरी जो एनालिटिकल स्कूल वालों ने तो बोला कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, प्रॉपर लॉ नहीं है। ठीक है, और नेचुरल लॉ स्कूल वालों ने बोला है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो प्रॉपर लॉ है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली कौन बिलीव करते हैं इसमें, तो एनालिटिकल स्कूल वाले कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो कौन कौन है एनालिटिकल स्कूल में, आप देखोगे होब्स है, ऑस्टिन है, बेंथम है, पनफेंड्रॉप है, हार्ट है। ठीक है, ये 4-5 जूरिस्ट मैंने बताए थे। तो यहाँ पूछा गया कि इस स्टेटमेंट को कौन नहीं मानता है। तो कौन नहीं मानता है, मतलब नेचुरल लॉ स्कूल वाले नहीं मानते हैं। नेचुरल लॉ स्कूल में कौन आते हैं, हमारे ओपनहाइम आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ओपनहाइम के अलावा और कौन कौन था भाई, अब देख लेना, मेरे को इनके नाम याद नहीं आ रहे। ओपनहाइम है एक, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से बेंथम तो एनालिटिकल स्कूल में आ जाता है ना। और कौन कौन था मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में कहा गया है, एक तो होब्स है, एक ऑस्टिन है, एक पनफेंड्रॉप है, एक ओपनहाइम है। तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि हमारा जो एनालिटिकल स्कूल है उससे कौन कौन बिलोंग करता है। तो आप देखोगे यहाँ पर हाँ, मुझे याद आ गया कि नेचुरल लॉ स्कूल से एक तो ओपनहाइम है हमारे, एक होल है, एक लॉरेंस है, पोलोक है, हार्ट है, स्टार्क है, ब्रायरली है। हाँ, ये सारे हैं।
ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल लॉ स्कूल वाले हैं। तो नेचुरल लॉ स्कूल के नाम देखो यहाँ कहाँ कहाँ दे रखे हैं। देखो होब्स तो हमारा एनालिटिकल से आता है, ऑस्टिन एनालिटिकल से आता है, पनफिन एनालिटिकल से आता है, इसके अलावा बेंथम, होब्स है, जेथरो ब्राउन है, ये सब एनालिटिकल स्कूल के हैं। तो ये तो मानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, लॉ नहीं है, ठीक है। लेकिन ओपेनहाइम इस स्टेटमेंट को नहीं मानते, उनके अकॉर्डिंग क्या है, इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। तो पहले का आंसर क्या होगा, डी होगा, और ये हमारे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी, जो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे द कस्टम इज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये कह रहा है कि जो कस्टम है ये कौन से नंबर का सोर्स है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ करवाए थे। आर्टिकल 38 है जो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जहां आर्टिकल 38 में पहले बताया कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस, यहाँ पे तो होगा इंटरनेशनल कन्वेंशंस पहला सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल लॉ का। सेकंड सोर्स माना जाता है कस्टम को। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड बी, सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड सोर्स किसको माना जाता है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल स्टेट्स। और फोर्थ किसको माना जाता है सोर्स, वो है जुडिशियल या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसीजन है या जुरिस्टिक वर्क्स है, उसको माना जाता है फोर्थ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल 38 से अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है। इनफैक्ट ये भी याद रखना है कि आर्टिकल 38 क्लोज 1 में पैरा 1 में जो ए पॉइंट है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करता है, पैरा 1 में जो बी पॉइंट है वो कस्टम्स की बात करता है, पैरा 1 सी पॉइंट जो है वो बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविल स्टेट्स, और आर्टिकल 38 पैरा 1 पॉइंट डी है जो वो बात करता है जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिसीजंस की, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी आपको याद रखना है, देखो वहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो हमारा नोट से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रिकॉग्निशन। तो मैंने आपको मोड, वैसे तो यहाँ काइंड आना चाहिए क्योंकि मोड में तो डी फैक्टो और डी जुरे ही आते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने मोड लिखा हुआ है। तो मोड मैंने आपको बताए थे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिकॉग्निशन तो होता ही होता है। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिकॉग्निशन तो होता है, ठीक है। कंडीशनल रिकॉग्निशन भी होता है, मैंने आपको बताया था। कलेक्टिव रिकॉग्निशन भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इंडिपेंडेंट जो रिकॉग्निशन है ये क्या है, रिकॉग्निशन का मोड नहीं होता है, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन ना स्पेसिफिकली रिकॉग्निशन का मोड नहीं होता है, डिस्टिंक्ट मोड ऑफ रिकॉग्निशन नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ एक रिकॉग्निशन को समझने के लिए एक एस्पेक्ट के रूप में इसको देखा जाता है, लेकिन इसको एज अ स्पेसिफिक कंसिडर नहीं किया जाता एज अ मोड ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का क्या है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और लिटरली मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चन थे, मैंने लगभग इसको 70 से 80 मिनट में पूरा पूरा पेपर सोल्व कर लिया था, क्योंकि आई वॉज वेरी, मतलब मेरे को इतनी सारी ऐसी चीजें ध्यान आ रही थी कि हाँ ये तो मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये नोट से आया हुआ है। तो मतलब मेरे को लगभग 80-85 मिनट लगे थे इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कितना टाइम बच जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारे नोट से आया हुआ है। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि डोमिसाइल डिनोट्स द क्या डिनोट करता है एक पर्सन के, डोमिसाइल क्या डिनोट करता है। तो डोमिसाइल क्या बताता है, रेजिडेंस बताता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। हर किसी का डोमिसाइल बना होगा, वो बताता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। तो रेजिडेंस बताता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, टी होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल हमने डोमिसाइल डिस्कस किया हुआ, जब हमने नेशनैलिटी का टॉपिक डिस्कस किया था वहां मैंने बताया था आपको ये चीज। ये भी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, और ये तो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड। तो एक्स्ट्राडिशन से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने बताया था एक्स्ट्राडिशन से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसको एक्स्ट्राडिशन में दिया जा सकता है। तो एक्स्ट्राडिशन किसका होता है, देखो पॉलिटिकल क्रिमिनल जो होता है उसका तो एक्स्ट्राडिशन हो नहीं सकता,
ठीक है। रिलीजियस क्रिमिनल का तो वैसे कॉमन सेंसिकल है, नहीं होता। मिलिट्री क्रिमिनल का भी नहीं होता है। तो मैंने बताया था कि एक्स्ट्राडिशन होता है एक अक्यूज्ड पर्सन का, ठीक है। तो ये भी मैंने पूरा कंसेप्ट आपको समझाया हुआ है, बिल्कुल नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ही जो पूरा कंसेप्ट समझने के लिए हम एक्स्ट्राडिशन का पूरा ओवरव्यू देखते हैं, वही ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। तो फिफ्थ का क्या है, डी आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब तक हमने 5 क्वेश्चन देखे और पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है कि यूएनओ के जो ऑर्गन्स है जो हमने डिस्कस किए थे, यूएनओ को तो बहुत ज्यादा डिटेल में हमने एक एक चीज डिस्कस की हुई है। मुझे नहीं लगता कि यूएनओ में जो हमने चीजें डिस्कस की है उससे बाहर से कुछ आने वाला है, ठीक है। मैंने एक एक चीज इतनी आसान तरीके से आपको समझाई हुई है यूएनओ में। और मैंने ये भी बताया कि आर्टिकल 7 के अंदर, जो यूएनओ का आर्टिकल 7 है, वहां बताया गया कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद करने की ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। तो देखो, जनरल असेंबली तो है, पहला ही ऑर्गन है हमारा। सिक्योरिटी काउंसिल भी है, ये हमारा दूसरा ऑर्गन माना जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यूनिसेफ इसका ऑर्गन नहीं है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये इसका ऑर्गन नहीं है। और यहाँ पे यही पूछा गया कि कौन सा ऑर्गन नहीं है। आईसी जो इसका ऑर्गन है, जो आई थिंक लास्ट ऑर्गन है इसका, आईसीजे यूएनओ का, ठीक है। तो इसका क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन का सी आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। और यहां से जब आप इनको सोल्व करें तो आप साथ में इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलो अपने मन में, ताकि आपको पता हो। इसके अलावा इनको कौन से चैप्टर में, कौन से आर्टिकल्स में इनके बारे में डिस्कशन हुआ है, कौन से आर्टिकल्स में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके सोल्व हो जाएंगे एक एक पॉइंट से। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का भी सी आंसर है और ये हमारे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट। तो ये टॉपिक भी हमने डिस्कस किया हुआ है बिल्कुल डिटेल में। तो दो तरह के मैंने मीन्स ऑफ सेटलमेंट बताए हुए हैं। एक तो पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट बताए हुए हैं, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन आता है, मेडिएशन आता है, कंसिलिएशन आता है, मेथड ऑफ गुड ऑफिस आता है, इसके अलावा नेगोशिएशन आता है, जुडिशियल सेटलमेंट आता है। तो 6 तरीके के आते हैं पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट में, ठीक है। और दूसरे बताए हुए मैंने कोर्सिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट, जहां आते हैं एम्बार्गो आता है, रिटोर्जन आता है, रिप्रेजल आता है, ब्लॉकेड आता है, इंटरवेंशन आता है, ये हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिफिक मीन्स ऑफ सेटलमेंट। देखो, आर्बिट्रेशन है, नेगोशिएशन है, रिप्रेजल नहीं है। रिप्रेजल क्या है, हमारा कोर्सिव मीन्स ऑफ सेटलमेंट है। तो सेवेंथ का भी क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। और ये पीआईएल का ये भी क्वेश्चन हमारे डायरेक्टर नोट से आया हुआ है, ठीक है। आप हमने अभी तक 7 क्वेश्चन पीआईएल के देखे हैं और सातों के सातों क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हमारे नोट से बने हुए हैं, और वो भी डायरेक्ट, घुमा फिरा के भी नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट पूछे हुए हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, इन द ईयर 1994 इंडिया ने साइन किया था डंकेल अग्रीमेंट। डंकेल अग्रीमेंट से आपको पता चल जाना चाहिए कि डंकेल अग्रीमेंट जो 1986 का 8th उरुग्वे राउंड हुआ था उसमें साइन किया गया था, और 1994 में इंडिया डंकेल अग्रीमेंट को साइन करके पार्टी बना था। और डंकेल अग्रीमेंट बेसिकली फाउंडेशन बना था फॉर द जो हमारा, अगर आप देखोगे, WTO के लिए, ठीक है। तो पूरा डंकेल ड्राफ्ट मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। 8th उरुग्वे राउंड हमने पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से याद है। कहीं अभी तक भी आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया तो प्लीज जाकर ये सारी क्वेश्चंस के साथ चीजों को रिवाइज करो, ठीक है। और 15 अप्रैल 1994 को जो मार्कस ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उसको मार्कस मोरक्को अग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूछ रहा है कि 1994 में जो इंडिया ने साइन किया था डंकेल अग्रीमेंट, ये डंकेल अग्रीमेंट कब कंस्ट्रक्ट किया गया था? अभी मैंने बताया था 8th उरुग्वे राउंड हुआ था जो, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया 1986 में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा 8th क्वेश्चन का। डायरेक्ट हमारे नोट से आया हुआ है WTO के टॉपिक से, ठीक है। यहां तक आपको पता चल गया कि पीआईएल के हमारे 8 क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट नोट से बने हुए हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, हु कन्वीन्ड द हेग कन्वेंशन ऑफ 1899। ये भी हमने डिस्कस किया है, हेग कन्वेंशन 1899 को फुल हमने डिस्कस किया है। और मैंने आपको बताया था कि एम्परर निकोलस थे, जो एम्परर निकोलस सेकंड थे, जो उन्होंने हेग कन्वेंशन जो थे 1899 की, उसको कन्वीन किया था।
रिमेंबर ये मैंने आपको बताया था। तो नाइन्थ का क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा क्या है, नाइन्थ का ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी हमारे नोट IHL से, हमारा नोट से आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आगे हम देखते हैं, ये कह रहा है when does the high contracting parties have obligation to respect international humanitarian laws। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उनका क्या है, देखो प्राइमरली तो वो अप्लाई होते हैं ड्यूरिंग आर्म्ड कंफ्लिक्ट, ठीक है, लेकिन उसके कुछ सर्टेन प्रोविजंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को डिसमिनेट करना, हर कंट्रीज अपनी जो फोर्स है उनको जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उनकी ट्रेनिंग दे। ये क्या पीस टाइम पर भी लागू करवाए जाते हैं। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग कब दोगे, पीस टाइम पर ही दोगे, और ये लागू कब होते हैं, आर्म्ड कंफ्लिक्ट पे लागू होते हैं। और ये बात कहाँ बोली गई है, आर्टिकल 1 जो है जिनेवा कन्वेंशन का, ये कहता है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज है ये हर टाइम अप्लाई होता है, इन ऑल सर्कमस्टांसेस अप्लाई होते हैं, चाहे वो ड्यूरिंग पीस टाइम हो, चाहे वो ड्यूरिंग आर्म्ड कंफ्लिक्ट हो। ठीक है, तो ये दोनों टाइम पर अप्लाई होते हैं। तो 10th का हमारा आंसर सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसका क्या करेक्ट आंसर निकालती है। ठीक है, तो ये वैसे तो जनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में डिस्कस हुआ है, ये आर्टिकल 1 जनेवा कन्वेंशन, ये बात डिस्कस हुई है। आप चाहो तो निकाल के चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन का क्या है हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब तक हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिए हैं। 10 के 10 क्वेश्चन हमारे PIL और IHL से थे। ठीक है, PIL का जो पूरी यूनिट है वहां से थे, और 10 के 10 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए थे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था PIL से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, जहां हम IPC के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अजर्शन रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, अजर्शन रीजन का क्वेश्चन देखो, अजर्शन क्या कह रहा है, अजर्शन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड। मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड से क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस ये है, डिफरेंस होता है सिर्फ डिग्री ऑफ रिस्क का और प्रोबेबिलिटी का, ना कि उसकी फॉर्म का। ये बात ठीक है। ठीक है, ये अजर्शन की स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि अजर्शन और कल्पेबल होमोसाइड में डिफरेंस क्या होता है कि डिग्री ऑफ रिस्क कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनके बीच में डिफरेंस निकाला जाता है। तो अजर्शन तो ठीक है। अब चेक करते हैं रीजन ठीक है या नहीं। रीजन क्या कह रहा है, क्यों ये डिफरेंस है, क्योंकि डिग्री ऑफ इंटेंशन और नॉलेज डिटरमाइन करती है क्या, नेचर ऑफ ऑफेंस को। ये भी बात ठीक है, रीजन भी ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है दर्शन को। ठीक है, तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसका क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हमारा 10th का ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये चीज हमने डिस्कस की है बकायदा, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर का जो टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर अकॉर्डिंग टू मी। 11th क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 11th क्वेश्चन कह रहा है which of the following comes under the category one who assists a felony after his crime with a view to shielding from justice। देखो ये नोट से नहीं है, मैं सीधा बता रही हूँ, क्योंकि हमने नोट्स में डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर पहले तो समझना होगा कि फेलनी कौन होता है। ठीक है, देखो फेलनी एक सीरियस क्राइम होता है टिपिकली, जो 1 से ज्यादा साल के लिए जो पनिशमेंट होती है, उसमें जिन क्राइम्स में 1 से ज्यादा साल के लिए पनिशमेंट मिलती है वो फेलनी होती है। ठीक है, फेलनी बेसिकली सीरियस क्राइम होता है, जिसके अंदर जैसे मर्डर, आर्सन, ठीक है, बर्गलरी, रेप, रॉबरी, ये सारे क्राइम आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो फेलनी असिस्ट करता है, यानी एक सीरियस क्राइम को असिस्ट करता है आफ्टर ही इज अ क्राइम, मतलब एक आदमी ने क्राइम कर लिया, यानी ए नाम का एक बंदा है जिसने क्राइम कमिट कर दिया, मान लो उसने मर्डर कमिट कर दिया। अब एक फेलनी है, यानी ये बंदा इसको असिस्ट कर रहा है, किस इंटेंशन से, कि ए को क्या है, जस्टिस से बचाया जा सके, मतलब पनिशमेंट से बचाया जा सके। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, यानी ये फेलनी कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब 4 कैटेगरी होती है, एक तो होता है प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री, एक होता है प्रिंसिपल इन द सेकंड डिग्री, एक होता है एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट, एक होता है एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। इनका मतलब समझ लो, आपका 12th क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्या होता है प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री होता है बेसिकली
ये वो पर्सन होता है जो फैलनी में असिस्ट नहीं करता है आफ्टर इट्स कमीशन। मतलब ए ने क्राइम कमिट कर दिया, ठीक है, ये जो पर्सन होता है प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री, ये ए को प्रोटेक्ट नहीं करता है, बेसिकली इसको हेल्प नहीं करता है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल जो फर्स्ट डिग्री में होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो डायरेक्टली कमिट करता है किसी क्रिमिनल एक्ट को, जैसे ए ने कमिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो पर्सन होगा जो क्राइम को असिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि जो क्राइम खुद कमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बी बेसिकली प्रिंसिपल इन द सेकेंड डिग्री, ये वो होता है जो क्या किसी क्राइम को करने में हेल्प करता है, कोई एड करता है या अबेट करता है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाए, ठीक है, कि कोई आए तो मेरे को बताना, मैं अंदर इसको चाकू मार के आ रहा हूँ, ठीक है। वो होता है प्रिंसिपल इन द सेकेंड डिग्री, जो मेन क्रिमिनल है उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल इन द फर्स्ट डिग्री तो वो होता है जो वो पर्सन होता है जो क्राइम कमिट कर रहा है, ठीक है, मेन एक्ट क्रिमिनल होता है जो। और प्रिंसिपल इन द सेकेंड डिग्री में वो होता है जो मेन क्रिमिनल की हेल्प कर रहा है, उसको अबेट कर रहा है या एड कर रहा है क्राइम कमिट करने में, वो होता है प्रिंसिपल इन द सेकेंड डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट। एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट मतलब ऐसा कोई इंसान जो किसी दूसरे आदमी की हेल्प करता है क्राइम कमिट करने में। कैसे? मतलब उसको एनकरेज करके कि तेरे को क्राइम कमिट करना चाहिए, उसकी असिस्टेंस करके, मतलब मान लो उसको क्राइम कमिट करने से पहले उसकी हेल्प करता है। देखो, बिफोर द एक्ट मतलब क्राइम कमिट करने से पहले उसकी हेल्प करता है। जैसे मान लो इसमें प्रिपरेशन करने में, क्राइम को कमिट करने में प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है, प्लानिंग ऑफ द ऑफेंस में हेल्प करता है, जैसे बंदूक ला कर देता है या मतलब एडवाइस देता है कि तेरे को कैसे क्राइम कमिट करना चाहिए, या फिर किसी मान लो वॉचमैन को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि जो बंदा है वो अंदर जाके क्राइम कमिट कर सके। वो होता है एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट, यानी मेन क्रिमिनल की आप क्राइम कमिट करने से पहले जो हेल्प करते हो, दैट इज वो बंदा आता है एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट में, ठीक है। डी आता है, डी ऑप्शन है एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट मतलब ये वो पर्सन होता है जहां पर एक आदमी ने क्राइम कमिट कर दिया है, उसकी फिर आप हेल्प करते हो इस इंटेंशन के साथ कि उसको क्या पनिशमेंट से आप बचा लो, या फिर पुलिस उसको ना पकड़ पाए, इससे आप उसको बचा लो, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, क्रिमिनल को अपने घर में छुपा सकते हो, या उसको कोई जगह दे सकते हो जहां पर वो छुपा रहे और आप उसको जाके खाना प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। वो आदमी आता है, वो पर्सन आता है एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट में। और यहाँ पर यही पूछा गया है वो पर्सन कौन सी कैटेगरी में आता है, जो आफ्टर क्राइम हेल्प करता है, इस इंटेंशन फैलनी की हेल्प करता है इस इंटेंशन के साथ कि उसको जस्टिस से बचाया जा सके, उसको पनिशमेंट से बचाया जा सके। तो वो कौन सा होता है, वो एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट होता है। अभी मैंने बताया कि जो क्राइम कमिट करने के बाद क्रिमिनल की हेल्प करता है छुपने में, उसको जगह देता है छुपने के लिए, ठीक है। तो 12th का क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में नहीं था, ये हमने कभी डिस्कस नहीं किया है, बट ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जो बात है ये कह रहा है कि जो टर्म विक्टिम है इसको कहाँ डिफाइन किया गया है। जो हमने कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम वाला टॉपिक किया था, वहां मैंने बताया था जो विक्टिम है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2WA ऑफ सीआरपीसी में। कीन ऑफ द डिसीज्ड विक्टिम को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2IA में। मैंने ये आपको बताया था सीआरपीसी में। तो विक्टिम को कहाँ डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में, सेक्शन 2WA में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो 13th का क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। आपको यहां तक समझ में आ गया, ये भी हमारे डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मतलब एक क्वेश्चन आया अभी तक 13 क्वेश्चंस में से, जो कि 12वां नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारे नोट्स में से नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं जितने भी स्टेट्स के सेट एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको भी कहूंगी कि आप हमारी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, जो हमारे नोट परचेज करें, हमारी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से सुने, ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। और बिल्कुल टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं, कोई फालतू बात नहीं होती है, ठीक है। 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14th क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अ मैन इंसर्ट्स एन ऑब्जेक्ट इनटू द यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन विदाउट हर कंसेंट। तो ये कह रहा है कि एक आदमी है, वो कह रहा है वो एक विमेन की कंसेंट के बिना उसके यूरेथ्रा में एक क्या है ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है। तो यहाँ पर ए लाइबल है किस चीज के लिए, तो ये ए लाइबल है रेप के लिए। अगर आप रेप की डेफिनेशन देखोगे ना, तो वहां पर ये बात लिखी हुई है
ठीक है, कि अगर आप वुमेन की कंसेंट के बिना, इनफैक्ट मेरे ख्याल से उसकी ये इलस्ट्रेशन भी है रेप ऑफेंस की। तो अगर रेप के अंदर क्या होता है कि अगर एक वुमेन की कंसेंट के बिना, अब अगर आप उसके यूरेथ्रा में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हो तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ए पनिशेबल होगा रेप के लिए। ठीक है, तो 14th का क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 ये है। ठीक है, लिस्ट 2 में क्राइम बताए हुए हैं और उनके कुछ मेन एलिमेंट यहाँ दिए हुए हैं जिनको आपको मैच करना है। ठीक है, ये जो क्राइम है ये हमारे बेसिकली ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला कह रहा है रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। दूसरा डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। तीसरा डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी और चौथा कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, लिस्ट 2 में देखो पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं। ये कह रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो पहला हमारा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। तो ये किस में होता है, ये तो मिसचीफ में होता है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ए का तो ऑप्शन होना चाहिए मिसचीफ, यानी ए का थर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ए का थर्ड देखो पहले कहां दे रखा है। ए का थर्ड देखो यहां नहीं है, तो ये कट गया। ए का सेकंड फोर्थ दे रखा है, यहां नहीं है। ए का थर्ड यहां दे रखा है, ए का सेकंड दे रखा है, तो ये नहीं है। तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो पहले ऑप्शन मैच करते हैं। ये कह रहा है डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी। डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी कहाँ होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होता है। तो बी का क्या होना चाहिए, बी का फर्स्ट होना चाहिए। डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे थेफ्ट के अंदर होता है। सी का होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ होता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर होता है। तो डी का क्या होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से। तो यहां से हमारा सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर निकल कर आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एक एलिमेंट जो एसेंशियल एलिमेंट है ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के टॉपिक में। तो 15th क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब तक सिर्फ एक 12वां क्वेश्चन है जो हमारे नोट से नहीं निकला है, बाकी सारे अब तक 14 क्वेश्चन निकले हमारे नोट से, 15 क्वेश्चन में से। 16th क्वेश्चन देखो क्या है। ये कह रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ फॉर्म ऑफ, ये कह रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से तरह का क्राइम है। देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक आदमी तो इन्वॉल्व होता नहीं है, बहुत सारे लोग मिलकर क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, यानी एक ग्रुप का क्राइम है। और ग्रुप वाले जो क्राइम है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ठीक है, तो 16th क्या है, इज 16th का आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको जब समझाया था क्या होता है, वहां मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था शायद आपको। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17th क्वेश्चन है हमारा, ए मीट्स अ बी ऑन हाई रोड, शोज अ पिस्टल। ए बी को हाई रोड पे मिलता है और ए क्या है, बी को पिस्टल दिखाता है, बंदूक दिखाता है और कहता है कि बी को कि तू तेरा पर्स दे वरना मैं तेरे को गोली मार दूंगा। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है, इसके परिणाम स्वरूप एज अ कॉन्सिक्वेंस वो अपना पर्स ए को दे देता है। तो यहाँ पर ए ने कौन सा क्राइम कमिट किया है, थेफ्ट किया है, एक्सटोर्शन किया है, रोबरी किया है, डकैती किया है। देखो थेफ्ट तो है नहीं, ठीक है, डकैती भी नहीं है, बच्चा एक्सटोर्शन और रोबरी। यहाँ कंफ्यूजन होगा बच्चों को, क्योंकि एक्सटोर्शन में भी क्या है, डरा धमका कर आपको वो लिया जाता है, आपसे आपका सामान लिया जाता है, आपकी कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ली जाती है, और रोबरी में भी होता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है, रोबरी होगा। रोबरी की ये इलस्ट्रेशन दे रखी है यहाँ पे। एक्सटोर्शन क्यों नहीं होगा, देखो रोबरी के अंदर इंस्टेंट डेथ फियर में डाला जाता है, इंस्टेंट डेथ में डाला जाता है आपको, इंस्टेंट फियर में डाला जाता है आपको। लेकिन एक्सटोर्शन में क्या होता है कि जब भी किसी इंसान से आप कोई चीज ले रहे हो, ठीक है, उसे ऑब्टेन कर रहे हो कोई चीज, जैसे स्पेशली मनी, तो वो आप फोर्स के थ्रू करते हो, थ्रेट के थ्रू करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इमीडिएट जो फिजिकल कन्फ्रंटेशन है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन रोबरी के अंदर क्या है, इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ में आपको डाला जाता है। ठीक है, तो 17th का क्या है, सी ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 17th है जो हमने डिस्कस भी किया है और ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ क्रिमिनल एक्ट इन कंसिस्ट ऑफ द एंटायर बंडल ऑफ एक्ट और ओमिशन टाइड टुगेदर
with a chain of the common intention that have combined to constitute the offense। ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो देखो ये क्या है, कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है कि ये क्रिमिनल एक्ट है जिसके अंदर क्या है, बंडल ऑफ एक्ट और ओमिशन आते हैं पूरे, ठीक है, जिसके जो क्या है एक साथ है, जिससे क्या चेन ऑफ कॉमन इंटेंशन बनती है। तो ये यहाँ पर क्या ज्वाइंट लाइबिलिटी स्टैब्लिश हो रही है, ज्वाइंट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो रहा है, यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्ट है जो कई लोगों ने सेवरल पीपल द्वारा कमिट किया गया है, क्या इन अ फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जहां पर हर पर्सन लाइबल होगा अपने एक्ट के लिए, ठीक है। तो 18th और कॉमन इंटेंशन को आईपीसी में कहा बताया गया, सेक्शन 34 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 18th का क्या है हमारा, सेक्शन 34 इज द करेक्ट आंसर। वैसे यहां से मेरे को ये भी समझ में आ गया कि हो सकता है हमारे यूजीसी नेट के अंदर भी आईपीसी से ही क्वेश्चन पूछे जाए, क्योंकि यहाँ बीएनएस के क्वेश्चंस का कहीं मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है, बाकी पता नहीं है, एक बार देखेंगे हम ही, पर हो सकता है कि इस बार भी आईपीसी ही मेंशन की जाए, ठीक है। तो 18th का हमारा क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, एक डिफेंसिव राइट है, एक प्यूनिटिव राइट है, रेट्रीब्यूटिव राइट है कि रेमेडियल राइट है। प्यूनिटिव राइट नहीं है, रेट्रीब्यूटिव राइट नहीं है, रेमेडियल राइट भी नहीं है, तो ये क्या है, एक तरीके का डिफेंसिव राइट है, ठीक है। तो 19th का क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल ये तो कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। 19th का ए इज द करेक्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सेक्शन 87 से 93rd वाले जो आईपीसी के सेक्शन है वो कौन सी मैगजीन पर बेस्ड है। 87 से 93rd वाले जो सेक्शन है बेसिकली वो कंसेंट वाले सेक्शंस आते हैं, ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस में। तो मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन स्पेशली 87 वाला जो सेक्शन है ये बेस्ड है वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया के मैगजीन पर। तो ये कंसेंट वाले जितने भी सेक्शंस है आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शंस में, ये बेस्ड है वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया में, ठीक है। कि अगर एक पर्सन अपने आप को इंजर करने के लिए खुद कंसेंट देता है तो वो क्या है, फिर खुद केस फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट द पर्सन जिसको उसने कंसेंट दिया था, ठीक है। तो 20th का क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने डिस्कस भी किया हमारे नोट्स के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन तक अभी तक सिर्फ हमारा एक क्वेश्चन आया जो नोट से नहीं है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन नोट से आए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है। ये क्या क्वेश्चन है, डैमेजेस आर अवॉर्डेड फॉर। ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से डैमेजेस किसके लिए अवॉर्ड किए जाते हैं। पहला तो लीबल सूट यानी डेफमेशन के लिए अगर आप केस फाइल करते हो तो वहां पर आपको डैमेजेस अवॉर्ड होते हैं, तो ये तो बात ठीक है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, अगर आपको कोई लॉस होता है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको डैमेजेस अवॉर्ड होते हैं, ये भी बात ठीक है। तीसरा, पर्सनल इंजरी के लिए भी आपको क्या डैमेजेस अवॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये भी बात ठीक है। लेकिन वायलेशन ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आपको डैमेजेस अवॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ देखो ये है कि वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आपको डैमेजेस अवॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा वायलेशन का कंटेक्स्ट क्या है और सीवियरिटी क्या है, कितना सीवियरली वो वायलेट किया गया है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली इसके लिए क्या है, डैमेजेस अवॉर्ड नहीं होते हैं, पनिशमेंट होती है इसके लिए, ठीक है। तो हमारा जो 21 क्वेश्चन है इसका क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको पहले 3 चीजें पता है तो चौथा आपका करेक्ट निकल ही आएगा, ठीक है। तो 21st क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन देखो, एन ऑब्लिगेशन अंडर सुई जेनरिस इज बेस्ड इज अ बेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 22, पहले तो आपको ये सुई जेनरिस का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। सुई जेनरिस का प्रिंसिपल आपको याद है, सुई जेनरिस सिस्टम क्या होता है, ऑफ इट्स ओन काइंड, सेम तरह के नेचर के। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बर्गर, पिज्जा, रोटी, डैश, ठीक है। तो यहाँ डैश में क्या आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में कोई खाने वाली चीज ही आएगी, क्योंकि इससे पहले जो 3 आइटम्स हमने मेंशन किया है वो क्या है, खाने वाली है, खाने वाले आइटम्स है, तो सेम नेचर के मेंशन आएंगे, ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एन ऑब्लिगेशन अंडर सुई जेनरिस इज अ बेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ। तो जो सुई जेनरिस का प्रिंसिपल है, जो ये सुई जेनरिस की ऑब्लिगेशन है, ये इनमें से किस चीज को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो अनजस्ट एनरिचमेंट जो हमने क्वासी उसमें देखा था, इसके अलावा ऑब्लिगेशन टू सू,
इसके अलावा सूट इन जनरल, ऑब्लिगेशन इन जनरल डिफेंस, ठीक है। तो इसको तो नहीं करते, ऑब्लिगेशन टू सू को, सूट इन जनरल को भी नहीं करती, ऑब्लिगेशन इन जनरल डिफेंस को भी नहीं करते। तो अनजस्ट इनरिचमेंट जो हमारा आता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर ये है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ए का क्या है, अगर आप देखोगे 22 का जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है मैलेफिसेंस अप्लाइज टू। तो 23rd क्वेश्चन मैंने आपको जहां वो एक केस लो डिस्कस किया था ना, ट्रेसपास एब इनिशियो का 6 कारपेंटर केस, वहां मैंने आपको मिसफिजेंस, ओमनीफिजेंस, मैलफिजेंस इन सबके मतलब समझाए थे, तो वहीं से ये पूछा हुआ है। तो 23rd जो है ये पूछ रहा है मैलफिजेंस का मतलब क्या है। तो मैलफिजेंस का मतलब होता है कि अनलॉफुल एक्ट जो है, जो एक्शनेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। तो पहला क्या है, ओमिशन ऑफ लॉफुल एक्ट, तो ये तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अनलॉफुल एक्ट विच आर एक्शनेबल पर से एंड डू नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ इंटेंशन और मोटिव, ये भी गलत है। ये कह रहा है अनलॉफुल एक्ट जो एक्शनेबल नहीं होता है, तो ये ठीक है हमारा। 23rd का क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है ट्रेसपास के टॉपिक के अंदर टोर्ट में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से बना हुआ है। इसका इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैंने हमारे पीवाईक्यूज में भी सोल्व किया था, रिमेंबर, जहां मिसफिजेंस, मैलफिजेंस, नॉन फिजेंस इन सबके मीनिंग दिए हुए थे और साथ में मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट याद है। ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया हुआ है पीवाईक्यूज के अंदर जब हमने ट्रेसपास का टॉपिक किया था, ठीक है। तो वहां से देखो, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन कह रहा है the court held that state was under constitutional liability to pay compensation which also applies to non-citizens in the case of। तो आपको याद है स्टेट का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, स्टेट लाइबिलिटी का टॉपिक डिस्कस किया हमने टोर्ट के अंदर, जहां पे मैंने बताया था कि अगर क्या है स्टेट क्या कोई फंडामेंटल राइट वोलेट करता है, तो वो क्या है वहां पे, चाहे वो सिटीजन्स के हो चाहे नॉन सिटीजन्स के हो, वहां पर उसकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। वो वहां पर उसको इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। ये मैंने आपको 5-6 केस करवाया था, जहां मैंने आपको याद हो सेबेस्टियन हंगरी का केस करवाया था, नीलबटी बेहरा का केस करवाया था, रूडल शाह वाला केस करवाया था, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक वाला केस करवाया था, ठीक है। एक छल्ला राम रेड्डी वाला केस करवाया था। 5-6 केस मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। विशाखा वाला आई थिंक केस करवाया हुआ था, 5-6 केस मैंने करवाए हुए हैं, वहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करवाए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कोर्ट ने ये कौन से केस में हेल्ड किया कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी की वो कॉम्पनसेशन पे करे जो नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, ये तो केस नहीं है। डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी केस नहीं है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस नहीं है। सेबेस्टियन हंगरी वर्सेस, ये देखो ये केस आया हुआ, वहां से ये केस मेंशन है, ठीक है। ये मैंने 5-6 केस लिखवाए थे, वहां से देखो ये केस पूछा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी हमारे नोट से। अगर आपने ध्यान से पढ़े चीजें, एक एक केस, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में, तो चीजें आपको ध्यान में रहेगी। तो 24th क्वेश्चन का क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो 24 क्वेश्चंस में अगर आप देख रहे हो तो 23 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स में से आए हुए हैं, एक क्वेश्चन जो है आपके नोट में से नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन कह रहा है वेगन माउंट टेस्ट है, जो वेगन माउंट वाला जो केस था, यूके एक नाम है ना उसका, यूके कोर्टशिप जो पूरा नाम है उसका, जहां पर जो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को रिजेक्ट कर दिया गया था और टेस्ट ऑफ फोर्सिबिलिटी को अप्लाई किया गया था, रीजनेबल फोरसाइट को अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद वो वेगन माउंट टेस्ट कई केसेस में लगातार अप्लाई हुआ, जो मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखवाए हुए हैं। रिमेंबर, मुझे अभी तक सारी चीजें ऐसे कैसे याद है। ये कह रहा है कि वेगन माउंट टेस्ट रिलेटेड है कौन सी, किस चीज से। तो देखो वेगन माउंट ये कह रहा है क्लेम एंड कॉम्पनसेशन से, तो क्लेम एंड कॉम्पनसेशन से तो रिलेटेड नहीं है, कॉम्पनसेशन से भी रिलेटेड नहीं है। फोर्सिबिलिटी, हाँ फोर्सिबिलिटी तो आना, ये हो सकता है फोर्सिबिलिटी, ये मेरे ख्याल से मिस प्रिंट हो सकता है। वेजेस एंड डैमेजेस से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे को इस पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ सी ऑप्शन में थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, या फिर मेरे ख्याल से इसका कॉम्पनसेशन आंसर होना चाहिए, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, आप देख लेना एक बारी, ठीक है, मैच कर लेना इसको।
26th क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन कह रहा है damages which are awarded when it is necessary to compensate the plaintiff fairly for the injury he has in fact sustained are called as। ये कह रहा है कि प्लेंटिफ को जो इंजरी हुई है, ठीक है, उसके लिए जरूरी होता है कि उसको कॉम्पनसेट किया जाए, उसको डैमेजेस अवॉर्ड किए जाए। इन डैमेजेस को क्या कहा जाता है, कौन से तरह के डैमेजेस होते हैं ये? तो ये होते हैं हमारे ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं। देखो ऑर्डिनरी, जिसको मैंने बताया था कॉम्पनसेटरी डैमेजेस भी बोलते हैं। देखो एग्जाम्पलरी डैमेजेस तो बेसिकली मेन जो होते हैं उन केसेस में अवॉर्ड किए जाते हैं जहां पर सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना होता है। जैसे जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस था ना, वो एक एमएलए वाला केस था, ठीक है, वहां पर वो हुआ था। या फिर मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल केसेस में होते हैं ये। नॉमिनल और कंटेम्प्टियस जो डैमेजेस है वो तो अवॉर्ड होते ही नहीं है, वो नहीं होते हैं इसमें अवॉर्ड। तो सी क्या है इसका? ऑर्डिनरी डैमेजेस बोलते हैं इसको, कॉम्पनसेटरी डैमेजेस भी बोला जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो 26 का क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है टोट के अंदर। इसके बाद 27 देखो क्या अगर है। 27 कह रहा है act of God, wrongful act of third party, plaintiff on default, artificial work maintained for the common benefit of plaintiff or defendant, and when it is the consequences of an act done under the authority of statute are the exception of। तो ये कह रहा है देखो act of God पहला एक्सेप्शन दिया गया है यहाँ, एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा कह रहा है wrongful act of third party, या फिर प्लेंटिफ की खुद की गलती से कुछ हुआ हो, या फिर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के कॉमन बेनिफिट के लिए अगर कोई आर्टिफिशियल वर्क मेंटेन किया गया है, ठीक है, या फिर किसी स्टैट्यूट की अथॉरिटी, स्टैट्यूट के अंदर कोई काम किया जाता है। तो ये 5 जो एक्सेप्शन है ये किसका एक्सेप्शन है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी की। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का तो वैसे ही कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये तो कट ही गया। आपको याद है मैंने 5 ये एक्सेप्शन बताए थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। तो 7th का क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। तो बिल्कुल देखो कैसे घुमा फिरा के स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे एक्सेप्शन हमने डिस्कस किए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में और बिल्कुल डिटेल में किए हैं, ठीक है। 27th का क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट नोट से बना हुआ है क्वेश्चन, घुमा के पूछा हुआ है लेकिन डायरेक्ट नोट से है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 28th नंबर का क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 के एक्ट में से क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 के में से नहीं है। ये कह रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर राइट जो बात की गई है, कंज्यूमर राइट के बारे में कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 2 क्लोज 9 में कंज्यूमर राइट्स की बात हुई है, और वो भी 6 तरह के कंज्यूमर राइट्स मेंशन किए गए हैं। उनमें से कह रहा है कि कौन सा कंज्यूमर राइट यहाँ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग है, इनमें से कौन सा कंज्यूमर राइट माना जाता है, कंज्यूमर राइट है, ठीक है। तो देखो राइट टू चूज है, एक कंज्यूमर को राइट है कि वो 100 प्रोडक्ट निकलवा ले, उनमें से चूज करे। जैसे आप दुकान पे जाते हो, साड़ियां लेने के लिए जाते हो, तो एक औरत क्या पूरी साड़ी की दुकान खुलवा लेती है, और उसमें से फिर पता नहीं उसको कोई साड़ी पसंद भी ना है, तो उसके पास राइट टू चूज का राइट है, ठीक है। उसके बाद राइट टू बी हर्ड, तो मतलब उसके पास अगर मान लो कोई प्रोडक्ट गलत आ जाता है, उसकी कंप्लेंट फाइल करता है, तो कोर्ट है उसकी बातें सुनने के लिए। और कंज्यूमर राइट इज वन ऑफ द स्ट्रिक्ट राइट, मतलब स्ट्रिक्ट सॉरी कंज्यूमर एक्ट इज वन ऑफ द बहुत ही स्ट्रिक्ट अप्लाई होने वाला एक्ट है हमारे देश के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट एक्ट मानती हूँ मैं कंज्यूमर राइट को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, ठीक है। तो राइट टू बी हर्ड है, इसके अलावा राइट टू सीक रिड्रेसल है, ठीक है। राइट टू रिटर्न, प्रोडक्ट रिटर्न करने का राइट उसके पास नहीं है, ये डिपेंड करता है शॉपकीपर के ऊपर, ठीक है, कि वो वापस लेगा या नहीं लेगा। तो 28th में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी इज द इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 28th का जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर, और ये तीनों राइट मेंशन किए गए सेक्शन 2 क्लोज 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। तो 28 का क्या है? बी करेक्ट आंसर है, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा 29th क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इन व्यू ऑफ सेक्शन 140 जो नो फॉल्ट लायबिलिटी की बात करता है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, 1988 का एक्ट है। ये कह रहा है कि नो फॉल्ट लायबिलिटी जो है वो कब इन्वोक होती है अंडर सेक्शन 140? तो कब होती है? जहां पर डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तब लागू होता है नो फॉल्ट लायबिलिटी का जो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या क्या दे रखा है,
तो डेथ हैज बीन रिजल्टेड फ्रॉम एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। डेथ और तो ए तो नहीं है क्योंकि यहाँ सिर्फ डेथ की बात हुई है। डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी हैज बीन रिजल्टेड फ्रॉम एन, ये बी ऑप्शन। सी और डी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी में सिर्फ परमानेंट डिसेबिलिटी की बात की गई है और डी कह रहे हैं नीदर डेथ और नोर परमानेंट डिसेबिलिटी। तो ए बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमने चीजें डिस्कस की है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाई है और डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है हमारे नोट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अब तक 29 क्वेश्चन में से सिर्फ 12th नंबर का क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में से नहीं आया है, ठीक है। तो 30th क्वेश्चन देखो क्या है। 30th क्वेश्चन कह रहा है अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज एक्सप्लेन अंडर, कहां किया गया है, सेक्शन 4 में बताया गया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नोट से, ठीक है। ये तो हमने सारे सेक्शन डिस्कस किए, तो सेक्शन 30th क्वेश्चन का क्या है, एक ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 31st क्वेश्चन देखो, एन ऑब्लिगेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट विच इज अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये कह रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। देखो सी ऑप्शन ये बताया गया हमारे सेक्शन 19A में ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी फ्रॉड से, कोर्जन से और मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस्ड है तो वो सेक्शन 19 में वॉइडेबल होता है, ठीक है, याद है आपको। और सेक्शन 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस्ड है तो वहां पर ऑब्लिगेशन आते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या वॉइडेबल हो सकता है, पार्टीज के पास ये राइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल हमारे नोट से आया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 32 क्वेश्चन देखो, 32nd क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन कार्गो इज सेंट बाय रेल और स्टीमर, ठीक है, जब कार्गो क्या रेल और स्टीमर से भेजा गया है, लॉस को यहाँ पर क्या है, डिलीवरी डिले होने की वजह से क्या है नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या है माना जाएगा कि ये लॉस क्या है नेचुरली अराइज हुआ है इन द कोर्स ऑफ द थिंग्स, और यहाँ पर आपको डैमेजेस पे करने की जरूरत नहीं होती है। आपको याद है हमने सेक्शन 73 में डिस्कस किया है ये चीज, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड मैंने 2-3 केस भी आपको लिखवाए हुए हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का केस है ये, यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की बात हो रही है, तो हेडले वर्सेस बैक्सेंडल का केस है ये, रिमेंबर, तो मैंने ये आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो 38 का क्या है हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ये चीज हमने डिस्कस भी किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा 32nd का क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन बना हुआ है। 33rd क्वेश्चन देखो क्या है, 33rd क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए एंड बी ज्वाइंटली ओ ₹100 टू सी, ये कह रहा है कि ए और बी दोनों पर मिलाकर सी के 100 रुपए उधार है, ठीक है। ए और बी ने दोनों ने मिलके सी से क्या है 100 रुपए उधार लिए थे, ठीक है। यहाँ पे ए अकेला क्या करता है, वो जो 100 रुपए है वो सी को पे कर देता है, ए अकेला, और ये बात बी को पता नहीं थी, तो बी क्या करता है अगले दिन जाके 100 को फिर क्या है दोबारा से सी को क्या है दोबारा से 100 रुपए दे देता है। तो यहाँ पर बी कैन, तो यहाँ पर बी के पास क्या राइट है, तो बी के पास राइट है कि वो क्या है उससे जो अमाउंट है 100 रुपए है वो उससे रिकवर कर सकता है, वो कह देगा कि ए ने तेरे को 100 रुपए दे दिए हैं, हमारा हिसाब पूरा हो गया है, तो तू मेरे को जो मैंने तेरे को पैसे वापस दिए हैं वो पैसे दिए थे वो मेरे को वापस कर। तो यहाँ पर बी के पास राइट है कि वो जो सी ने उसको सी को उसने दोबारा 100 रुपए दे दिए वो उनको रिकवर कर सकता है। सेक्शन 72 याद है, जिसकी हेडिंग भी मेरे को अच्छे से याद है, लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और क्वर्जन, मतलब अगर आप मिस्टेक से या क्वर्जन से कोई चीज जो है किसी गलत इंसान को डिलीवर कर देते हो तो उस इंसान की लायबिलिटी है कि वो उस चीज को वापस पे करे, रिटर्न करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने सेक्शन 72 में डिस्कस किया है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ये सेक्शन, लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेक्शन आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसका देखो रिकवर द अमाउंट अंडर सेक्शन 71 नहीं, अंडर सेक्शन 72 होती है अमाउंट रिकवर, बिल्कुल हमने ये चीज डिस्कस किया, इनफैक्ट मैंने ये एग्जांपल भी दिया है व्हेन वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 72 अंडर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया है। एक भी पॉइंट यहां तक अगर मुझे लग रहा है कि
आपको बताना चाहिए तो मैं साथ में आपको समझा भी रही हूँ, सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, कहाँ ये चीज हमने डिस्कस किया और आपको साथ में आंसर्स भी बता रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन देखते हैं। 34th क्वेश्चन कह रहा है अ प्लेज बाय नाउ ओनर इज नॉट वैलिड इन एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि जो प्लेज है ये मतलब यूनिवर्सली अप्लाइड प्रिंसिपल नहीं है कि सिर्फ प्लेज जो है ओनर ही कर सकता है, मतलब तभी वैलिड होगी प्लेज जब ओनर करे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ, बट जो सेक्शन 178 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये इसको वैलिड बनाता अगर प्लेज क्या है, मैंने बताई थी सेक्शन 78 में, अगर प्लेज मर्केंटाइल एजेंट द्वारा भी की जाती है। इनफैक्ट सेक्शन 178 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग ही है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, उसके द्वारा की जाती है तो वो क्या है, वैलिड होती है। ठीक है, तो फैक्टर, ऑक्शनर, बैंकर इनके द्वारा भी वैलिड होती है, लेकिन यहाँ सेक्शन 178 की स्पेसिफिक पूछी गई है, तो इसका सी क्या है, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, बिल्कुल डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, बहुत गर्मी हो रही है। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। आपको यहाँ से आपकी तैयारी पता चल जाएगी कितने पानी में हो आप, और ये भी पता चल जाएगा कि कितने कंसेप्ट जो है ये आपको हमने बिल्कुल टू द पॉइंट करवाए, नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट, लेक्चर्स बिल्कुल टू द पॉइंट लिए, और मैंने जब जब बोला है कि इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज जो है मैंने ये बोली हुई है इस पे ज्यादा फोकस करो, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, एक और चीज अगर आप नोट कर रहे हो, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने हमारे मॉक टेस्ट में या पीवाईक्यूज में डिस्कस किए हुए हैं, अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हो तो क्वेश्चंस भी देखो हमने उसी तरीके से आपके लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल आपको टू द पॉइंट प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ये कह रहा है कि नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है सेक्शन 18 से, जहां पासिंग ऑफ द अनसर्टेन गुड्स की बात हुई है। तो ये कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, वो ट्रांसफर नहीं होगी बायर को जब तक वो गुड्स क्या है, असर्टेन नहीं हो जाती, तब तक वो, मतलब अनसर्टेन गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ये ट्रांसफर नहीं, तो जब तक वो असर्टेन नहीं हो जाती तब तक वो ट्रांसफर नहीं होती। तो क्या है, 35 का क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेक्शन 18 है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि एक माइनर क्या है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। मोहरी बीबी का केस, ये बात ठीक है। माइनर क्या है, एक लिमिटेड पार्टनर तो हो सकता है लेकिन उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, वैसे उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है वैसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो माइनर एज अ पार्टी टू द अग्रीमेंट द पार्टनरशिप डीड इज, अगर मान लो जो माइनर है पार्टी है अग्रीमेंट का, तो जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होगी, तो वो वॉइड होगी, वैलिड होगी, वॉइडेबल होगी, या बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये पूछा गया है। तो वो क्या होगी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि वो शुरुआत से वॉइड अब इनिशियो होता है। तो 36 का क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमने डिस्कस भी किया है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, माइनर का पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, मोहरी बीबी केस भी मैंने आपको वहां समझाया था। 36 का क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 पर, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस रिगार्डिंग द प्रिजम्पशंस एज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिजम्पशंस रिलेटेड टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये कौन से, मतलब स्पेशल रूल ऑफ एविडेंस से रिलेटेड प्रिजम्पशंस जो दिए गए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये कौन से सेक्शन में मेंशन किए गए हैं। तो अगर आपको ये याद हो तो मैंने मतलब एग्जैक्ट सेक्शंस तो नहीं बताए लेकिन प्रिजम्पशंस हमने डिस्कस किए हैं। तो प्रिजम्पशंस हमने डिस्कस किए सेक्शन 118 से 122 के बीच में। तो इसका क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 38 बात कर रहा है अ प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट एज एजेंट मेक्स हिम पर्सनली लायबल वाज हेल्ड इन। देखो हमने प्रमोटर के बारे में ये बातें की थी कि जो प्रमोटर है वो क्या है, जब तक जो कंपनी है फॉर्म हो रही है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जब तक चल रहा होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर होता है वही कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करता है।
ठीक है, और वही जो है पर्सनली लाइबल भी होता है, जो प्रमोटर होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये क्यों होता है कि कंपनी एक एज अ लीगल एंटिटी अब तक एग्जिस्ट में नहीं आई है, क्योंकि कंपनी एज अ लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस में कब आएगी, इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होने के बाद। ठीक है, तो तब तक कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी को बाउंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्रमोटर इसके लिए लाइबल होता है, और इससे रिलेटेड एक केस है, ये बताया गया है कैलनर वर्सेस बैक्स्टर के केस के अंदर। ये केस मैंने आपको नहीं लिखवाया है, ये नोट्स के अंदर केस नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने आपको समझाई जरूर थी। ठीक है, लेकिन उसका केस आप मेंशन कर लेना कहाँ ये बात बोली गई है। तो इसका क्या 38 का क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ केस मेंशन नहीं किया गया है मैंने प्रमोटर वाले कंसेप्ट में, लेकिन ये जो बात है इस केस के अंदर बोली गई थी, ये मैंने आपको समझाई जरूर थी। मैंने आपको फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन में जो डिफरेंस था उसके साथ ये चीज समझाई थी, रिमेंबर। तो 38 का क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में केस डाल सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 देखो। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट होते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मैंने आपको बताया था सेक्शन 152 में, हमने ये चीज डिस्कस की थी। क्लोज 1 में ये बताया गया है कि जो सेक्शन 152 क्लोज 1 ऑफ द कंपनी एक्ट ये कहता है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। रिमेंबर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, तो 39th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो सेक्शन 152 क्लोज 1 ऑफ द कंपनी एक्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 39 तक का सारे क्वेश्चंस हमारे नोट्स में से आए हुए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और एक क्वेश्चन और है जिसमें केस मेंशन नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी कंपनी हैज टू इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड्स इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 preceding financial year in pursuance of the recommendation of। याद है सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट, जहां बात की गई है सीएसआर की। ठीक है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी है वो सीएसआर पॉलिसी जो है कंपनी उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन करती है। तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो हमने डिस्कस किया है सेक्शन 135 में। ठीक है, मैंने आपके उसके साथ कंटेंट जो है सीएसआर पॉलिसी के वो भी आपको मेंशन करवाए हैं। ठीक है, सेक्शन 135 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सेक्शन क्या आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, ये कह रहा है अंडर मिताक्षरा, फैमिली लॉ से आया हुआ है। अंडर मिताक्षरा हु अमंग द फॉलोइंग हैव इक्वल राइट बाय बर्थ इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी व्हेन द फादर इज अलाइव। ये कह रहा है कि जो जब तक फादर, मिताक्षरा के अंदर जब तक फादर अलाइव होता है तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर किस किस का इक्वल राइट होता है बाय बर्थ। तो इसमें ना मेरे को एक थोड़ा सा डाउट है। देखो ओनली करता तो है नहीं, और ना ही ऑल फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन और ओनली मेल मेंबर्स, ये 2 ऑप्शन है। यहां पर मेरा जो बी है या सी है ये फर्स्ट प्रायोरिटी का आंसर है, और बी मेरा सेकंड प्रायोरिटी का आंसर है। जहां तक मुझे लग रहा है जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं उनको सबको क्या है, वो मिलता है, इक्वल राइट बाय बर्थ होता है मिताक्षरा के अंदर, कुछ जॉइंट को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ इन 2 के अंदर मेरे को डाउट है। ठीक है, सी मेरा इसका क्या प्रायोरिटी का पहला आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम रहने देते हैं, एक बार बाद में आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 का मेरे अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए, बाकी अब बी भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। अडॉप्शन का जो गिविंग राइट है वो हमने डिस्कस किया था, आई थिंक सेक्शन 9 में था, 5 6 नहीं 6 7 8 और सेक्शन 9 में आई थिंक डिस्कस किया था हमने अंडर हिंदू लॉ। तो किस किस के पास चाइल्ड को अडॉप्शन में देने का राइट है, एक तो नेचुरल पेरेंट्स के पास होता है, कोर्ट के पास होता है, गार्डियन के पास होता है। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था। तो नेचुरल पेरेंट्स के पास है, अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चा पहले ही अडॉप्ट किया। तो और एक बच्चा एक बार अडॉप्ट हो जाता है तो दोबारा उसको अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता, ये तो वैसे ही आ जाता है, सीधा आंसर निकल के आता है। तो 42 का क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? द कोर्ट शैल डिसाइड अपॉन द डिवोर्स पिटीशन ओनली आफ्टर ऑफ फाइलिंग ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B, यानी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की बात हो रही है। ये कह रहा है कि कोर्ट क्या है, म्यूचुअल कंसेंट के लिए जो डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है उसको क्या है, कितने टाइम बाद जो डिवोर्स पिटीशन है वो फाइल की जा सकती है। तो मैंने बताया था 6 महीने के बाद का जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, उसको डिसाइड करता है। तो 6 महीने का टाइम पीरियड तो दिया ही जाता है यहाँ पे। तो 43 का क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 43 हो गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। 44th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है विच हिंदू लॉ स्कूल रिकॉग्नाइजिंग जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बाय बर्थ। तो बाय बर्थ तो मिताक्षरा के अंदर ही मेंशन हुआ है, ये बाय बर्थ तो मिताक्षरा ही राइट देता है। तो 44th का क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, जो हमने नोट्स में डिस्कस भी किया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अ वॉक इन एंड वॉक आउट रिलेशनशिप एंड दैट द पार्टीज आर प्रिज्यूम्ड टू बी मैरिड। ये हमारा लिव इन रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है फैमिली लॉ के अंदर, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है कि अगर कोई कपल बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक एक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, और इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे उसमें आ जाए और लिव इन रिलेशनशिप में आ जाए और जब चाहे उससे वॉक आउट कर दे। तो अगर मान लीजिए बहुत टाइम तक अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह चुका है तो कोर्ट क्या उनको मैरिड मानकर चलेगी, प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो मैरिड है, अनलेस अनटिल कोर्ट में प्रूव ना कर दिया जाए। तो ये बात बोली गई थी, वॉक इन एंड वॉक आउट वाली बात बोली गई थी। मदन मोहन सिंह एंड अदर्स वैसी रजनीकांत एंड अदर्स का केस है ये। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लिख लेना। ये आई थिंक केस मेंशन नहीं हुआ है, ये बाकी सारे केस तो मेंशन हुए, खुशबू वर्सेस कानियामल वाले सारे केस मेंशन हुए हैं, लेकिन ये मदन मोहन सिंह वाला केस आई थिंक मैंने नहीं लिखा है। तो ये आप नोट्स में लिख लेना। तो हमारे दो केस, मोटे मोटे दो टॉपिक क्वेश्चन है जो अभी तक नोट्स में से नहीं है। बाकी सारे 44 के 43 क्वेश्चन हमारे नोट से आए हुए हैं। 46 क्वेश्चन देखो क्या है। 46 क्वेश्चन कह रहा है विच सेक्शन ऑफ द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट एम्पावर करता है कोर्ट को टू ऑल्टर द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। ये कह रहा है कि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन जो है ये कोर्ट को पावर देता है कि जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो सेक्शन 25 में ये मेंशन किया गया है, तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेंटेनेंस के वैसे भी जो टॉपिक सेक्शंस है वो अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 17 से शुरू होते हैं। ठीक है, सेक्शन 25 हमने डिस्कस भी किया हुआ है, तो वहां से देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ये कह रहा है डोनेशन मोर्टिस कोजा, इसका मतलब क्या है? ये एक मैगजीम है जो बेसिकली हमारा जो डेथ बेड गिफ्ट है उसमें लागू होती है, मृजुले मौत के अंदर। ठीक है, तो वहां उसकी डॉक्ट्रिन नहीं है। वैसे मैंने ये लिखवाई तो नहीं है, बट ये काफी बार हमने कॉलेज में पढ़ी है, डोनेशन मोर्टिन कोजा, तो ये डेथ बेड गिफ्ट पे लागू होती है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, डोनेशन मोर्टिस कोजा, इसको ज्यादातर डेथ बेड गिफ्ट बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पर्सन जिसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, एमिनेंट डेथ का की एक्सपेक्टेंसी है, और वो क्या है ये सोचकर कि मैं मरने वाला हूँ कोई गिफ्ट दे देता है, ठीक है, कोई अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट तभी वैलिड होगा अगर जो डोनर है जिसने वो प्रॉपर्टी दी है वो मर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डोनर मान लो जो बच जाता है, अगर वो रिकवरी कर लेता है उस डिसीज से, या मतलब उसको कुछ भी नहीं होता है, तो जो प्रॉपर्टी दी गई थी गिफ्ट के अंदर वो जो गिफ्ट है वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है डोनर के पास वापस चली जाएगी। ठीक है, तो 47 में ये जो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डोनेशन मोर्टिस कोजा का। ठीक है, ये मृजुले मौत वाले टॉपिक में शायद ही मैगजीम नहीं लिखवाई मैंने, आप लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने उसके चैलेंजेस डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड सेंटिमेंट, ओवरवेलमिंग जुडिशियल इंटरफेरेंस और इनसफिशिएंट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू ना होने का मेन चैलेंज क्या है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो एक ऑप्शन होना चाहिए दैट इज बी, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड सेंटिमेंट। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम है इस चीज को लागू करने में। ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी, या फिर हो सकता है
लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट भी इसका आंसर हो सकता है। तो ये हमारा एक अभी हम थोड़ा डाउट में रखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट सॉरी महाराष्ट्र सेट जो गवर्नमेंट है वो क्या इसका आंसर निकालती है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 तभी हम डाउट में रखेंगे। 49th क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है। 49th क्वेश्चन कह रहा है in Golin's case the court opined that the purpose of divorce law was not to punish the guilty spouse but to protect the innocent spouse। और इसकी वजह से कौन सी थ्योरी निकल कर आई थी। तो गोलिन्स वर्सेस गोलिन्स का केस मैंने आपको थ्योरीज जब करवाई थी डाइवोर्स के लिए, आई थिंक करवाया था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो ब्रेकडाउन थ्योरी है वो निकल कर आई थी। तो गोलिन्स वर्सेस कॉलिन्स केस में कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि जो डिवोर्स लॉ इंट्रोड्यूस किया गया इसका पर्पस गिल्टी स्पाउस को पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि उस मतलब इनोसेंट स्पाउस जिसने कोई गलती नहीं की उसको प्रोटेक्शन देना है, जिसकी वजह से ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स निकल कर आई थी। ये हमने डिस्कस किया है। तो 49th का क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे देख लेना अभी तक 49 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन तो नोट्स में से नहीं आए हैं, बाकी सारे नोट्स में से आए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है अंडर हिंदू लॉ स्पिंडा रिलेशनशिप एक्सटेंड्स टू द एक्सटेंट ऑफ। स्पिंडा रिलेशनशिप की बात हुई तो स्पिंडा रिलेशनशिप पहले तो सेक्शन 3 क्लोज एफ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया गया है, ये बात ध्यान रखना। और स्पिंडा रिलेशनशिप हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक्सटेंड होता है 3 मदर और फादर की 5 जनरेशन के। तो 3M 5F ये होता है। ऑप्शन देखो इसके क्या है, 1 जनरेशन ईच इन द असेंडेंट ऑफ मदर एंड फादर, ये तो गलत है ही। 3 जनरेशन ईच, ये भी गलत है। 3 जनरेशन एंड 5 जनरेशन इन द असेंडेंट ऑफ मदर, यानी 3 जनरेशन मदर की और 5 जनरेशन फादर की रिस्पेक्टिवली। तो सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नोट से आया हुआ है। तो 50th क्वेश्चन जो है इसका क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने डिस्कस किया, इनफैक्ट मैंने ये यहाँ पर जो डेफिनेशन है हिंदू मैरिज एक्ट की कैसे याद रख सकते हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लोज वाइज, ये भी ट्रिक आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विच इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कोज्ड येलोइंग एंड कोर्जन ऑफ द मार्बल ऑफ द ताजमहल। ये तो सबको ही पता है, क्योंकि जो हमारा MC मेहता वाला केस हुआ था उसके अंदर मेंशन भी होता, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसका मेन कारण था। ठीक है, तो ये तो सबको ही पता है। अगर आपको PD आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर भी ये बात तो अच्छे से आई है कि ताजमहल का येलो होने का कारण या कोर्जन होने का जो मेन पोल्यूटेंट था वो एक तो पर्टिकुलेट मैटर थे और एक था सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 51 का क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 52nd क्वेश्चन देखो, 52nd क्वेश्चन क्या कह रहा है, What was the main objective of Basel Convention 1989? तो बेसल कन्वेंशन 1989 में हुई थी, और बेसल कन्वेंशन किस लिए हुई थी, जो ट्रांस बाउंड्री बेसिकली जो हजार्डियस वेस्ट लेके जाया जा रहा था उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या ऑप्शन देगा, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये तो गलत है। टू रिड्यूस द जनरेशन एंड मूवमेंट ऑफ हजार्डियस एंड अदर वेस्ट, तो ये ठीक है हमारा, मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट यानी ट्रांस बाउंड्रीज के लिए। तो 20 क्या क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52nd का। तो 52 क्वेश्चन का जो है वो क्या है, 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एज पर कोस्टल जोन मैनेजमेंट नोटिफिकेशन 2019 इज नोन एज। 53rd क्वेश्चन मेरे को नहीं पता है भाई, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा उसका क्या आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, 53rd एक बार छोड़ देते हैं। 54th क्वेश्चन देखते क्या है। 54th क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूल 4 ऑफ हजार्डियस एंड अदर वेस्ट रूल्स 2016 who shall be responsible for safe and environmentally sound and management of hazardous and other waste। देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमने नोट्स में तो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आई थिंक इसका एक क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में दिया हुआ है या PYQs में आपको दिया हुआ है, तो उसको ऑक्यूपायर बोला जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 54th क्वेश्चन जो है उसका सी इज द करेक्ट आंसर। 55th क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाउ मेनी जुडिशियल मेंबर्स में बी देयर इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन अगर आपको याद है तो उसमें मैक्सिमम कितने जुडिशियल मेंबर की रिक्वायरमेंट है, 20 जुडिशियल मेंबर की रिक्वायरमेंट है। 55th का क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हमने डिस्कस किया हमारे नोट्स के अंदर ये। ठीक है, 56th क्वेश्चन देखो क्या है। 56th क्वेश्चन कह रहा है
हु हैज क्लासिफाइड ह्यूमन राइट्स एज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्ल वसेक ने इनको क्लासिफाई किया था, ठीक है, जो एक फ्रेंच जूरिस्ट था जिसने ये क्लासिफिकेशन दिया था कि ह्यूमन राइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने जो क्लासिफिकेशन था ये इनका बेस था, इनका ये क्लासिफिकेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल निकल के आए थे, जो हमारे प्रेम्बल में भी मेंशन किए गए हैं, वहां से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस्ड है इनका एक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 56 हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे नोट्स में। 57th क्वेश्चन देखो क्या है। 57th क्वेश्चन है what does the right to decide political status and to freely pursue economic, social and cultural development known as, इसको बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमने डिस्कस किया हुआ है ये, हमने हमारे जो ह्यूमन राइट्स वाला पॉइंट था वहां पर डिस्कस किया हुआ था। 57th का क्या है, राइट टू ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये तो वैसे ही कॉमन सेंसिकल सी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा 57 है जिसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 58 क्वेश्चन देखो क्या है, which instrument is said to be the mine from which other conventions as well as national constitutions protecting these rights have been and are being clarified। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी जो कन्वेंशन थी, मतलब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिसको एक माइन की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब एक खदान की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें से बहुत सारी कन्वेंशंस निकली है, जिसमें से बहुत सारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनके प्रोविजंस निकले हैं जो एक ह्यूमंस के राइट प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूडीएचआर है यहाँ पे, ठीक है। यूडीएचआर इसका करेक्ट आंसर है। यूडीएचआर एक फाउंडेशन है बहुत सारी कन्वेंशंस के लिए, ठीक है। तो इसका क्या है, 58 का क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूडीएचआर जब हमने डिस्कस किया था ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। 58 का क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। 59th देखते हैं। 59th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन के चाहे सिविल राइट्स हो, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, इकोनॉमिक राइट्स हो, सोशल राइट हो, कल्चरल राइट्स हो, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी कन्वेंशन लाई गई थी जो यूनिवर्सली बाउंड होती है, ठीक है। और वो पहली ऐसी कन्वेंशन थी, कौन सी थी वो, यूएनसीआरसी, अगर आपको याद हो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये 1989 में आई थी और 1990 में ये लागू हुई थी, ठीक है। अडॉप्ट किया गया था 1989 में और लागू हुई थी 1990 में। तो देखो कहाँ दे रखी है, पहले तो यूडीएचआर है, डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ द, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो सी क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 59th का, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है 59th का क्या है। तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रही है, ठीक है। 60th क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ यूनियन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के जो हर कमीशन के फंक्शन जो है हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। एनेक्ट द लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज। आई थिंक किसी भी नेशनल कमीशन को लॉज बनाने का राइट नहीं है, तो ए इसका आंसर होना चाहिए पहला, बिल्कुल डायरेक्ट ही दे रखा है। तो 60th का क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बारी। ये कह रहा है मेक रिकमेंडेशन फॉर द, रिकमेंडेशन तो देता है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए, ये तो ऑप्शन ठीक है। लुक इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट, कंप्लेंट में भी कंप्लेंट भी देखता है अगर माइनॉरिटीज के जो राइट्स और सेफगार्ड्स को डिप्राइव किया गया है तो। इसके अलावा स्टडीज भी कंडक्ट करता है, रिसर्च भी और एनालिसिस भी होता है माइनॉरिटीज की सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा 60th क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी ट्रिप्स जो अग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, उसका पार्ट 2 ये कह रहा है मेंशन करता है। ये हमारे नोट्स में से नहीं है और ये आपको थोड़ा डिटेल में देखने की जरूरत है। इससे रिलेटेड मैं चीजें लिखवा तो नहीं सकती हूँ, बट अगले बैच में ये हम थोड़ी चीजें इंक्लूड करेंगे। इसमें से इसका करेक्ट आंसर देखो मैं सीधा बता देती हूँ, डी इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, मैं ये आपको समझाऊंगी नहीं, इसका डी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है।
61st का क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर है। ये हमारे नोट में से क्वेश्चन नहीं है, तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं जो हमारे नोट में से नहीं है। 62nd क्वेश्चन देखो, 62nd क्वेश्चन है द पेरिस कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन की बात हो रही है, ये कह रहा है कि कंक्लूड हुई थी 20 मार्च 1883 को। बात ठीक है, क्योंकि पेरिस कन्वेंशन पहली इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनको इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड से लेने से रिलेटेड पहली कन्वेंशन थी, जो 20 मार्च 1883 को कंक्लूड की गई थी। ये तो ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये कह रहा है कि 30 आर्टिकल है, ये भी बात ठीक है, मैंने बताया था 30 आर्टिकल्स है इसके अंदर। देर आर मोर देन 240 पार्टिसिपेटिंग मेंबर कंट्रीज। ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे है, मेरे ख्याल से इसमें 170 177 कुछ पार्टीज थी। अभी तो आई थिंक 177 है इसके अंदर, मैं देखना पड़ेगा, बट 240 तो नहीं थी। तो थर्ड ऑप्शन तो है नहीं इसका। तो पहला भी आएगा इसके अंदर, दूसरा भी आएगा। इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल एफर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये भी आएगा। यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आर करेक्ट, यहाँ दे रखे हैं सेकंड एंड फोर्थ, बाकियों में तो दो दो दे रखे हैं। तो यहाँ इसका क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी हमने डिस्कस किया है हमारा आईपीआर के अंदर, चीजें एक एक चीज हमने डिस्कस की है पेरिस कन्वेंशन के अंदर। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 63rd क्वेश्चन देखते हैं। 63rd क्वेश्चन है हमारा, द पेरिस कन्वेंशन फॉर द बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, जो 1886 में हुई थी, 9 सितंबर 1886 को, डिपेंड करती है अपॉन क्या क्या ऑप्शन देखे, रिलायबिलिटी, नेचुरल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। नहीं, इसमें एक तो नेशनल ट्रीटमेंट वाला भी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। देखो नेशनल ट्रीटमेंट भी है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी और इंडिपेंडेंस भी है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल के आएगा। यहाँ नेचुरल जस्टिस दे रखा है, नहीं। तो बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर आएगा भाई 63rd क्वेश्चन का। ठीक है, 63rd का क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 64th क्वेश्चन देखते हैं। 64th है, द कॉपीराइट एक्ट 1957 डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी कॉपीराइट इन। इनमें से कौन कौन से में से कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्ट 1957 के अंदर कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। आइडिया को तो दी ही नहीं जाती, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दी जाती है, नोवेल सॉन्ग्स को सबको मिलता है, लेकिन आइडिया को कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं मिलती। ठीक है, आइडिया आपके दिमाग में है, जब तक उसको आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक आप उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं ले सकते हो। तो 64th का क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मैंने आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, 65वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया रिलेटिंग टू पेटेंट वाज द एक्ट 6 ऑफ 1856। तो ये क्वेश्चन हम एक बार छोड़ देते हैं, इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देंगे अभी। 66th क्वेश्चन देखो क्या है। 66th क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क डेल्ट अंडर विच सेक्शन। तो इसके बारे में सेक्शन 29 में बात हुई है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बारे में। ये तो डायरेक्ट है, ये मैंने आपको लिखवाया भी है, इसके रिलेटेड बहुत सारे केस लॉज हमने डिस्कस भी किए हैं। 67th क्वेश्चन देखते हैं। 67th क्वेश्चन कह रहा है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट है, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, उसको अपॉइंट किया जाता है, इज ऑल्सो अपॉइंटेड एज रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो सेक्शन 3 में बात की गई है रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन की। तो बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, हमने डिस्कस किया है ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां से हमारे सारे क्वेश्चन डायरेक्ट है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आई थिंक हमने लगाए नहीं है, थोड़े डाउट थे, और 3 क्वेश्चन हमारे नोट्स में से नहीं आए हैं अब तक। ठीक है, 68th क्वेश्चन को देखते हैं भाई। 68 क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये हमारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टू रेगुलेट ट्रांसफर एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज एट द नेशनल लेवल। तो इसके लिए की जाती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, तो 68 का क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 8 में इसके बारे में बात की गई है, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने हमारे मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज में भी डिस्कस किया है। 69th क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। ये कह रहा है 69th क्वेश्चन अंडर सेक्शन 62 ऑफ द आईटी एक्ट प्रोवाइड अ पर्सन अग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो हाई कोर्ट में अपील कितने दिन के अंदर फाइल कर सकता है, 60 दिन के अंदर फाइल कर सकता है, सेक्शन 62 में ये बताया गया है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये हमने डिस्कस किया है बिल्कुल उसमें।
मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन हमारा निकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो 69 का क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, ये कह रहा है एज पर द आईटी एक्ट, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग ये बात पूछ रहा है, whoever intentionally or knowingly captures, publishes or transmit the image of a private area of any person shall be punished under। पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन की बात हुई है। यहाँ पे सेक्शन 66E आपको याद हो, जो बात करता है वोलेशन ऑफ प्राइवेसी की, उसके बारे में यहाँ बात हुई है, जिसके लिए आपको मिलती है 3 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है और 2 लाख रुपए का फाइन लगाया जा सकता है, और दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 2 लाख की इंप्रिजनमेंट, 2 साल की इंप्रिजनमेंट दे रखी है, वैसे ही गलत है। 1 साल की दे रखी है, 3 साल की इंप्रिजनमेंट, 2 लाख रुपए का फाइन, या फिर दोनों। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। आईटी एक्ट तो हमने बिल्कुल इतना डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक क्वेश्चन वहां से, एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और देखो पनिशमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पूछे जाते, और वहां से क्वेश्चन यहाँ पर भी बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द फॉलोइंग थ्री फोल्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, तो ये भी हम छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु प्रेफर्स टू कॉल इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म which produces a strong central government yet it does not necessarily result its weak provincial government that are largely administrative agencies for central policies। तो ये मैंने कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में ये स्टेटमेंट आपको लिखवाई भी हुई है। तो हमारा जो सेक्शन 72 है, इसके बारे में ग्रेविनल ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दिया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से रिलेटेड। तो ये तो मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है ये स्टेटमेंट, तो ये हमारा वहां से निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आया हुआ नोट से। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये कह रहा है, हु हैड इंसिस्टेड दैट रूल ऑफ लॉ मस्ट रन क्लोज टू रूल ऑफ लाइफ, इट कैन नॉट गो ऑफ और टेंजेंट फ्रॉम लाइफ प्रॉब्लम। तो ये जो है हमारे नोट से नहीं निकल कर आया, लेकिन ये नोट्स में नहीं है ये स्टेटमेंट, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 73 का क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। ये नोट्स में से नहीं है, तो 4 क्वेश्चन हो गए हमारे जो नोट्स में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, ये कह रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट सुप्रीमेसी क्लोज फाउंड इन विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा आर्टिकल, अगर आप देखोगे आर्टिकल 6 में मेंशन किया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीमेसी वाला जो पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ये मेंशन की गई है एक्सप्रेसली क्लोज 2 में। अगर बिल्कुल डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 6 क्लोज 2 में ये मेंशन हुआ है, और ये भी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के नोट्स में हमने देखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट में भी आई थिंक ये क्वेश्चन इंक्लूड है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में। क्वेश्चन नंबर 75 देखो क्या कह रहा है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट ऑन जॉइंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, या फिर मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। किस ग्राउंड पे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये क्वेश्चन कहाँ दिया गया, किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल में आपको स्पेसिफिक बता देती हूँ, आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में मेंशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका रिमूवल, उनका इम्पीचमेंट, सब कुछ इसी आर्टिकल में मेंशन है। तो सेक्शन क्या है, आर्टिकल 124 क्लोज 4 है ये। ठीक है, तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 124 डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 75 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो लॉ कैन बी प्रोमulgated until they are declared as constitutional by the constitutional council as per article 61। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की पूछ रहे, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है? पहले तो ये बात तो यहां से निकल कर आ जाएगी, अगर आपको वैसे भी नहीं पता तो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में ये बात कही गई है कि कोई भी लॉ जो है उसको तब तक प्रोम्यूलगेट नहीं किया जा सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल द्वारा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना कर दिया जाए। तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 61 में।
ठीक है, ये तो यहाँ से हम वैसे भी कॉमन सेंसिकल थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। Which of the following is article of the American Constitution reads as the formal procedure for initiation and ratification of constitutional amendment? अगर आपको याद हो आर्टिकल 5 में ये चीज मेंशन की गई है, हम डिस्कस कर चुके हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 बात करता है फॉर्मल प्रोसीजर फॉर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनिशिएट करने का भी प्रोसीजर और रेटिफाई करने का भी प्रोसीजर दिया गया आर्टिकल 5 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज अमेंडेड आर्टिकल 359 विच नाउ प्रोवाइड्स दैट। आर्टिकल 359 बेसिकली बात करता है जहां पर नेशनल इमरजेंसी में कौन कौन से फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड होते हैं, मतलब प्रोक्लामेशन द्वारा प्रेसिडेंट सस्पेंड होता है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आर्टिकल 359 को अमेंड किया था। ये तो सीधा आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th ने अमेंड किया था। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 359 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्या है बोला गया था कि उसको उन दोनों आर्टिकल्स को किसी भी हालत में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी के दौरान या किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं और वही पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 44th अमेंडमेंट हुई थी हमारी, 76th अमेंडमेंट है, 42nd है, 43rd है और ये रहा 44th अमेंडमेंट। तो क्या है हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 78। आई होप आपको पता चल गया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल इमरजेंसी वाले टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 79 देखो। ये कह रहा है कि स्वीडन फर्स्ट कंट्री थी जिसने ओम्बर्ड्समैन को अडॉप्ट किया था, लेकिन कौन से ईयर में किया था? कौन से ईयर में किया था? अगर आपको याद हो 1809 में किया था, पहली कंट्री थी। मैंने आपको बताया भी था और इसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी कंट्रीज ने इसके बाद अडॉप्ट किया था और उनको कैसे आप ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे आप याद कर सकते हो, वो ट्रिक भी मैंने बता रखी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 79 का क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास। ये कह रहा है द बिलीव दैट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज अ ह्यूमन राइट रिफ्लेक्टेड इन विच आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर ऑफ दिसंबर 1948। ये कह रहा है कि यूडीएचआर के कौन से आर्टिकल में राइट टू इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो ये मैंने आपको बताया था जब राइट टू इंफॉर्मेशन का टॉपिक मैंने कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में करवाया था, आर्टिकल 19 में ये चीज मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये तो हमने डायरेक्ट किया हुआ है, नोट से ही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द मोस्ट फंडामेंटल फिलोसफिकल अजम्पशन ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म इज। तो लीगल पॉजिटिविज्म मतलब हमारा एनालिटिकल स्कूल से आया हुआ है। तो ये कह रहा है कि मोस्ट फंडामेंटल फिलोसफिकल अजम्पशन क्या है लीगल पॉजिटिविज्म का, वो क्या है, लॉ एज इट इज एंड लॉ ought टू बी। ये इसका क्या है, कस्टम मिनिमम एफिशिएंसी, ये तो इनको मानते ही नहीं। तो इसका 81st का क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमने डिस्कस किया हुआ है। 82nd क्वेश्चन देखो। 82nd क्वेश्चन कह रहा है अ लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन एक्शन टेकिंग कोग्निजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल फैक्ट एनफोर्स्ड बाय डेटरमिनेट अथॉरिटी। ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो यहाँ ग्रैनविल विलियम ऑस्टिन है, आई थिंक ये ऑस्टिन का नाम है, और ऑस्टिन है आई थिंक ये स्टेटमेंट दी हुई है। इस पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है, अगर ये ऑस्टिन का ही नाम है ना तो ये ऑस्टिन ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि ऑस्टिन ने दिया हुआ है। तो आई थिंक ये ऑस्टिन का पूरा नाम है ग्रैनियल विलियम ऑस्टिन। ठीक है, तो 82nd क्वेश्चन का ए ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर है। बाकी इसमें थोड़ा डाउट है, चेक कर लेना आप। 83rd का जो क्वेश्चन है वो है फिक्शन थ्योरी, जो हमारा लीगल पर्सनालिटी का टॉपिक है। ये पूछ रहा है कि फिक्शन थ्योरी किसके द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो मैंने आपको बताया था सेविग्नी, सालमंड और डाइसी द्वारा सपोर्ट की जाती है। तो सेविग्नी सपोर्ट करता है, हायरिंग, आर्ट, कैल्सन ये तो नहीं करते हैं। तो 83rd क्या है हमारा, इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल डायरेक्ट नोट से आया हुआ है। 84th देखो क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड दैट adultery shall not be considered as a crime, therefore shall be deleted from IPC 1860। ये जो रिकमेंडेशन है ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो ये हार्म प्रिंसिपल था, उस पर बेस्ड थी ये। अगर आपको अडल्ट्री वाला जो टॉपिक है वो याद हो तो जब केस आया था ये, तो वहां पर जोसेफ शाइन वाला केस है, वहां पर ये बताया गया था, हार्म प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है। तो ये प्रिंसिपल जो बेसिकली सजेस्ट करता है कि जो लॉ है वो मतलब उसको ना सिर्फ एक्शंस के अंदर इंटरवीन करना चाहिए जो डायरेक्ट हार्म किसी पर्सन को कोज करते हैं, ना कि सिर्फ मतलब नॉट मेयरली इन एक्शंस जो सिर्फ मोरली रॉन्ग या ऑफेंसिव कंसिडर किए जाते हैं, उन एक्शंस के अंदर हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए जो मोरली या मान लो रॉन्ग समझे जाते हैं। कोर्ट सिर्फ उन्हीं एक्शंस के अंदर इंटरवीन करे जो कि डायरेक्ट किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 84 का क्या है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। 85th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वर्ड पोजेशन डिनोट। तो वर्ड पोजेशन, पोजेसिव क्या डिनोट करता है? फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट निकल कर आता है। 85th का क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने पोजेशन का टॉपिक किया था जूरिस्प्रूडेंस में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86th क्वेश्चन, एनिमस पोजिडेंडी। ये कह रहा है एनिमस पोजिडेंडी जो साल्मन ने दिया था, कॉर्पस कॉर्पस पोजेशन है और एनिमस पोजिडेंडी वाला जो उसने थ्योरी दी थी। तो ये कह रहा है कि एनिमस पोजिडेंडी का क्या मतलब है? तो एनिमस पोजिडेंडी का मैंने बताया था कि जो साल्मन की स्टेटमेंट है जहां एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द थिंग पोजेस वाली स्टेटमेंट है वो वहां से निकल कर आती है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 86 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जहां कोई इंसान क्या है एक्सक्लूसिव यूज कर सकता है जो चीज उसके पोजेशन के अंदर है। ठीक है, 87th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 87th क्वेश्चन कह रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया एज अ रनिंग थ्रेड इन द फॉर्म ऑफ। तो ये कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो मेंसरिया है उसके अलग अलग फॉर्म के बारे में पूछा गया है। इंटेंशनली अलोन, fraudulently alone, dishonestly alone, intentionally, voluntarily, knowingly, fraudulently, dishonestly and the like, reason to believe। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि मैंने बताया था कि आईपीसी में इन फॉर्म्स के अंदर मेंसरिया को मेंशन किया गया है अलग अलग सेक्शंस में। ये हमने मेंसरिया और एक्टस रियस जब डिस्कस किया था तभी बताया भी था मैंने। ठीक है, ये पॉइंट नोट्स में इंक्लूडेड भी है। 88th क्वेश्चन देखो, 88th क्वेश्चन कह रहा है प्रिस्क्रिप्शन में बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ लैप्स ऑफ टाइम creating and destroying rights, it is the operation of time as a vegetative factor। तो प्रिस्क्रिप्शन से प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है बाय द लैप्स ऑफ टाइम, जिससे आपका राइट क्रिएट हो जाता है और सामने वाले का राइट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया साल्मंड ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा लिखवाया नहीं है मैंने नोट्स के अंदर, पर ये साल्मंड का स्टेटमेंट है। तो हमारे 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पर नोट्स में से नहीं है, बाकी अभी तक सारे नोट्स में से आए हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन आई थिंक हमने नहीं लगाए हैं। 89th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 89th क्वेश्चन कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग का राइट प्रिविलेज। अच्छा, ये होफील्ड की थ्योरी दे रखी है, जूरल कोरिलेटिव आपको मैच करने हैं। तो राइट का जूरल कोरिलेटिव है ड्यूटी, तो ए का सेकंड। प्रिविलेज का है नो राइट यानी इम्यूनिटी का, सॉरी प्रिविलेज का है नो राइट। पावर का है लाइबिलिटी, इसके अलावा इम्यूनिटी का है डिसेबिलिटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ए का सेकंड होना चाहिए। देखो ए का सेकंड यहां दे रखा है, बी का क्या होगा? फोर्थ होगा, सी का फर्स्ट होगा और डी का क्या होगा? थर्ड होगा। ये तो हमने होफील्ड थ्योरी में सारे मैंने आपको बताया। और ब्रैकेट किसने लगाया था होफील्ड थ्योरी के बाहर? ये सारे मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि किसने लगाया था ब्रैकेट, तो सब मुझे कॉमेंट करके बताएंगे होफील्ड थ्योरी के बाहर, जूरल कोरिलेटिव्स के बाहर किसने ब्रैकेट लगाने का काम किया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। 89th क्वेश्चन का थर्ड आपका क्या, बी आपका क्या करेक्ट आंसर होगा। 90th क्वेश्चन का देखो क्या आंसर है। Who among the following divided the sources of law into formal sources and material sources? तो सोर्सेज ऑफ लॉ को फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज में किसने डिवाइड किया? साल्मन ने डिवाइड किया है। परजुएसिव और एक और बाइंडिंग सोर्सेज में किसको सोर्सेज ऑफ लॉ को किसने डिवाइड किया? कीटोन ने। कीटोन ने डिवाइड किया है बाइंडिंग और परसुएसिव। बताया हुआ है मैंने आपको सोर्सेज ऑफ लॉ जब हमने किए हैं हमारे जूरिस्प्रूडेंस में। और फॉर्मल और मटेरियल में किसने किया? साल्मन ने किया है।
तो 90th का क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 91st क्वेश्चन देखो, 91st क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रीएम्बल वाज हेल्ड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हेल्ड किया गया था। तो बेरूबरी में तो कहा गया था ये इसका पार्ट नहीं है, प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में ये बात बोली गई थी। तो 20 का क्या है करेक्ट आंसर, बिल्कुल ही बेसिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो 91st क्वेश्चन का क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। 92nd क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन ये सबमिट की जाती है बाय द सीएजी। किसको दी जाती है, ये सीएजी द्वारा। आर्टिकल 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको याद हो तो ये कह रहा है कि जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है यूनियन के अकाउंट से रिलेटेड, ये किसको सबमिट करती है, प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, सबमिट करता है। ठीक है, तो 92nd का क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हमने डिस्कस किया है सीएजी के साथ ही। 93rd क्वेश्चन देखो क्या है, 93rd क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिगार्ड टू द लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग पावर में रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, अगर सेंट्रल ने भी कोई लॉ बनाया और स्टेट ने भी कोई लॉ बनाया, उसमें से इनकंसिस्टेंट और उनके बीच में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। यह आर्टिकल 250, 51, 52, 53, 254 वाले आर्टिकल से पूछा हुआ है। तो ए तो करेक्ट है, तो ये तो इनकरेक्ट नहीं है, तो ए इसका आंसर नहीं होगा। बी देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन केस ऑफ स्टेट लॉ इज रिपंगेंट टू द सेंट्रल लॉ इन अ सब्जेक्ट मैटर अंडर लिस्ट थर्ड। ये कह रहा है कि लिस्ट थर्ड पे कोई लिस्ट थर्ड जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें कोई लॉ बनाया गया है और स्टेट लॉ क्या है वो सेंट्रल लॉ के रिपंगेंट आता है और स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा सेंट्रल लॉ के ऊपर अगर स्टेट ने पहले क्या है प्रेसिडेंट से एसेंट ले लिए। तो ये मैंने बताया था आर्टिकल 254 में ये एक्सेप्शन है कि सेंट्रल लॉ के ऊपर स्टेट लॉ प्रिवेल कब हो सकता है, तो आर्टिकल 254 का एक्सेप्शन बताया हुआ है मैंने, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा स्टेट लॉ के ऊपर अगर सब्जेक्ट मैटर जो प्रोवाइड किया गया अंडर लिस्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल। नहीं, ये क्या है, लिस्ट सेकंड में जो शेड्यूल लिस्ट सेकंड में जो भी सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं वहां पर क्या है, किसके पास राइट है लॉ बनाने का, स्टेट के पास है। लेकिन कब बना सकता है सेंट्रल लॉ, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में बना सकता है, वैसे नहीं बना सकता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहां पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक ना 2018 से पहले के जो पेपर है ना वहां पे ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है, वहां से देखो ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, मेरे ख्याल से पूछा हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है पहले। ये डी ऑप्शन देखो, द पार्लियामेंट हैज पावर टू ऐड अमेंड वेरी और रिपील द स्टेट लॉ एनेक्टेड एंड हैज रिसीव्ड पैसे, ये पार्लियामेंट के पास है पावर है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखो कितना था, क्वेश्चन नंबर 93rd का क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94th कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल दैट आर्टिकल 136 इज नॉट अ रेगुलर फॉर्म ऑफ अपील एट ऑल। आर्टिकल 1 ये कह रहा है कि आर्टिकल 136 है जो हमारे जुडिशरी के आर्टिकल्स आते हैं जो अपील के प्रोविजंस दिए गए हैं, ये कह रहा है कि आर्टिकल 136 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस के अंदर ये बोला कि आर्टिकल 36 है जो ये रेगुलर फॉर्म ऑफ अपील नहीं है। तो ये जो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 94 है ये नोट्स में से नहीं है क्योंकि ये केशवा प्रसाद शर्मा वर्सेस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर ये बात बोली गई थी और ये केस मैंने नहीं लिखवाया, स्पेशल लीव पिटीशन का जो ये आर्टिकल 136 है वहां पर मैंने ये केस आपको नहीं लिखवाया, तो ये भी नोट्स में से क्वेश्चन नहीं है। तो ये 4th क्वेश्चन निकल कर आ गया है हमारा जो नोट्स में से नहीं है। ठीक है, 95th क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है तो ये हम थोड़ा रखेंगे क्योंकि ये देखो पूछ रहा है which of the alternatives may be adopted when a proclamation of emergency is laid before a house of parliament। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ वो रखा, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी रखा जाता है तो कौन से अल्टरनेटिव्स दोनों हाउसेज अडॉप्ट कर सकते हैं। अप्रूव कर सकते हैं प्रोक्लामेशन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, ये तो ठीक है। कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, रिजेक्ट और डिसअप्रूव कर सकते हैं, ये भी ठीक है। पहला और तीसरा तो ठीक है,
रिजेक्ट द मैटर, रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, ये भी ठीक आता है। लेकिन डी ऑप्शन जो है ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। वैसे तो मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये मैटर नहीं जाता है इमरजेंसी वाला, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर निकल के आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी जो आंसर महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन, सॉरी 98, 99 और 100, ये 3 क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा डाउट है, तो 97 तक मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। 96 कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो टेम्परेरी पावर दी गई थी पार्लियामेंट को टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स इन स्टेट लिस्ट एज इफ दे वर मेक इन द कंकरेंट लिस्ट वर प्रोवाइडेड, तो ये 5 साल तक ये शुरू में चला था। तो ए ऑप्शन आर्टिकल 369 में ये चीज मेंशन की गई है। तो ये 5 इयर्स का टेम्परेरी पीरियड था यहाँ पे, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 96 का, ठीक है। 97 देखते हैं क्या है। 97 कह रहा है व्हेन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेक्स लीव हिज फंक्शन शैल बी टेकन ओवर बाय, अगर मान लो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो लीव पे चला जाता है, छुट्टी पे चला जाता है, तो जो उसके फंक्शंस है वो टेकन ओवर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी द्वारा वो अज्यूम कर लिए जाएंगे। जो ये बात बोली गई थी टीएन शेषान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1995 का, उस केस में बोली गई थी। तो कौन अज्यूम करता है ये, जो नेक्स्ट सीनियर इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके द्वारा अज्यूम किए जाते हैं। तो 97 का जो आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 98, 99 और 100 जो क्वेश्चन है ये हम क्या है, थोड़ा सा मेरे को इसमें डाउट है तो हम ये नहीं करेंगे। बस मेरे को ये 99th जो क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन थोड़ा करेक्ट लग रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो सकता है। बाकी ये 2 जो है ये आप चेक कर लेना, ठीक है। तो 98 और 100 इनमें मेरे को हल्का हल्का डाउट है, ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो आपको आंसर देगी उसके हिसाब से। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप मोटे मोटे देखोगे तो सिर्फ 4 क्वेश्चन थे जो हमारे नोट्स में से नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में से थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। वो आप जैसे जैसे जो गवर्नमेंट आंसर बताएगी उसके हिसाब से आप चेक कर लेना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया है कि सारी क्वेश्चंस हमारे नोट से आते हैं। तो चाहे जो भी बच्चा अपने स्टेट के सेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए हमारे लेक्चर्स बिल्कुल बेस्ट है, टू द पॉइंट है, और हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, जैसा एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहता है, एनालाइज करते हैं ताकि आपके लिए बेस्ट जो चीज है वो प्रोवाइड की जा सके और बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। कहीं आपको लगता है कि मुझसे कोई आंसर गलत हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आपको उसका लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर कोई और है तो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बैच के अंदर। अब हम कोई क्लासेस नहीं लेने वाले हैं क्योंकि कुछ दिन बचे हैं एग्जाम के, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब हम कोई क्लासेस नहीं लेंगे, अगले बैच में हम मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आपको टू द पॉइंट चीजें करवाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और यूट्यूब चैनल है बीइंग नेचुरल संजू के नाम से, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले बैच में मिलते हैं।